नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार त्यागी एक बार फिर आप सभी लोगों के समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करता हुआ जिस तरफ आज दुनिया का रुख जा रहा है। दुनिया का रुख इस तरफ जा रहा है कि शांति की तो बात ही छोड़ो, अब तो युद्ध कहाँ तक पहुँचेगा इसके ऊपर विचार होने लगा है। चाहे वो रशिया और यूक्रेन युद्ध हो या वो गाज़ा में हमास और इजराइल का युद्ध हो। हमास और इजराइल के युद्ध ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसमें ईरान, लेबनान, यमन और बहुत से अन्य देश इसराइल के खिलाफ गुटबंदी करने लगे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे भी घटना घट रही है जिनके परिणाम भयानक होंगे। आज से 300-200 साल पहले तो सभी युद्ध या अन्य झगड़े कट्टरता के कारण होते थे, धर्म युद्ध के कारण होते थे। लेकिन बीच में कुछ डेमोक्रेसी का सिस्टम चला और डेमोक्रेसी आने से एक देश बने, देश में शासक हुए। एक यूएनओ ने भी अपनी मत जाहिर किया कि कोई भी शासन प्रजातंत्र के थ्रू होना चाहिए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि भाई शायद ऐसा लगने लगा कि धार्मिक कट्टरता कम होती जाएगी। एक हकीकत यह है कि इजराइल का युद्ध 100% धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये कैसे कहा जा सकता है किसी एक छोटे धर्म के अपनाने वालों को उनकी संख्या कम हो सकती है कि उनको जीने का, रहने का अधिकार ही नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात मानवता के लिए नहीं हो सकती। जो 7 अक्टूबर 2023 में घटा और उसका परिणाम अभी भी चल रहा है। अगर वर्ल्ड लीडर्स में इतनी पावर होती, वो इतनी बुद्धिमत्ता होती तो जो ये युद्ध यहाँ तक ना पहुँच सकता था। ऑफ कोर्स मुझे खेद है कि इस युद्ध में 50,000 के आसपास मरने वालों का आंकड़ा पहुँचने वाला है। इनमें उनकी संख्या भी है जो युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहे, वहाँ के नागरिक भी हो सकते हैं, दूसरे सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। यह मानव त्रासदी नहीं तो और क्या है। मानव का पढ़ना, लिखना और आगे बढ़ना, साइंस का तरक्की करना सब पानी लेने चला गया। मुश्किल हालातों में सभी देश, सभी वर्ल्ड लीडर्स अपने अपने हितों की सोचते हुए, अपने अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हुए अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यूएस और रशिया, इजराइल और ईरान भी कोशिश कर रहा है। ये सब परमाणु शक्ति से लैस राष्ट्र हैं। जहाँ तक चाइना, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये भी सब परमाणु हथियारों से लैस हैं। परमाणु हथियारों का उपयोग मानव के सहार के लिए किया जाए, इस ऊर्जा का दुरुपयोग माना जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारे पारंपरिक हथियार हैं उसका परिणाम तुरंत ही देखने को मिल जाता है। जो नुकसान हुआ है उसी क्षण होगा। मृत्यु हुआ है, कोई घायल हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन परमाणु हथियारों के द्वारा मौत तो दर्दनाक होगी ही, आने वाले वक्त में भी उसकी रेडिएशन से जनरेशन भी प्रभावित हो सकती है। जीव जंतु और वनस्पति को बेहद नुकसान हो सकता है जो सैकड़ों सालों तक जारी रह सकता है। इसके दुष्परिणामों से हमारी दुनिया वाकिफ है। दूसरे विश्व युद्ध में इसका प्रयोग अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया था। करोड़ों लोगों की हत्या हुई और
आज तक भी उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। महाशक्तियाँ कहलाने वाली शक्तियाँ तो और भी ज़्यादा हथियारों से मुस्तैद हैं, तो अब की जो हानि होगी उसका बयान करना और वर्णन करना भी मुश्किल होगा। कौन सी ऐसी घटना हो सकती है या कौन सा ऐसा झगड़ा हो सकता है जो डिस्कस नहीं किया जा सकता। मुझे अफसोस है, यूएस, रसिया या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और उधर सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इज़राइल, ईरान, सीरिया, ये सभी देशों के प्रतिनिधि और शासक अगर वास्तव में मानवता को ध्यान में रखकर समझौते की कोशिश करें तो दोनों युद्ध कुछ दिन में रुक सकते हैं, लेकिन हालात इसके उलट हैं। सभी राष्ट्र लीडर्स अपनी अपनी शक्तियां दिखाने में लगे हैं। रशिया इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। उसकी इज्जत आबरू ही नहीं, उसकी संपत्ति, उसकी ज़मीन, उसका अस्तित्व खतरे में है। रशिया इस युद्ध में ये सोचकर फंसा था कि वो शक्तिशाली है और वो यूक्रेन को बहुत जल्दी सबक सिखा देगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, 2.5 साल के ऊपर होने को है और युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन न केवल डिफेंसिव युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अब यूक्रेन रूस के कुरुक्षेत्र में, बेलगोरोद में और क्रीमिया में भयानक हमले कर रहा है और कुर्स्क में तो वो अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर में घुस चुका है। रशिया की युद्ध नीति में बहुत से दोष लोगों को पहले दिन से ही नजर आने लगे थे, लेकिन सबके दिमाग पर एक ही छत्र छाया छाई हुई थी कि नहीं, रशिया बहुत स्ट्रांग है, रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, यूक्रेन कुछ भी नहीं है। मुझे अफसोस है, रशिया को वक्त मिला था, रशिया को युद्ध लंबा न करना था। जब नेटो कंट्रीज और यूएसए ने यूक्रेन को सहायता करने का ऐलान किया था या हथियारों की सप्लाई करने का निर्णय लिया था, तो वो एक दिन में सप्लाई नहीं पहुंच गई थी। उसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय मिला था। उस 2 हफ्ता गोल्डन पीरियड साबित होता। रशिया पूरी ताकत से यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता अगर रशिया की रणनीति कारगर होती। और दूसरी बात, जब उनके हथियार पोलैंड के रास्ते आने शुरू हो गए तो रशिया अटैक करता है इधर उधर। रशिया एक काम करना था, उसको जो पोलैंड का एंट्रिंग पॉइंट है उसी को टारगेट करना था। कोई भी हथियार को लैंड के द्वारा आने ही ना देता, और अगर हवाई रास्ते से आते तो उसको भी, अगर रशिया में ये स्ट्रेटेजी होती, वो इतनी कम्युनिकेशन स्किल होती, तो वो बाय एयर, बाय सी और बाय लैंड कोई भी विदेशी हथियार को एंटर ना करने देता, तो युद्ध इतना लंबा ना होता और रशिया को इस युद्ध से अपेक्षित परिणाम मिलते। लेकिन रशिया ने गलती क्या की, वो ये मानकर बैठ गया कि मैं बेहद शक्तिशाली हूँ और हथियार भी कुछ नहीं कर सकते, और उल्टा ये ऐलान करने लगा कि आने दो ब्रिटिश चैलेंजर को, आने दो ब्रैडली वेपन्स को, आने दो स्टॉर्म को, शैडो मिसाइल को, आने दो अटैक एसएमएस को। मीन्स
और उसका परिणाम ये हुआ आज रशिया बैकफुट पर है। रशिया ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के बीच में फंस चुका है। यूक्रेन के जो प्लानर्स हैं वो बहुत ही शूट लीडर्स हैं। वो सोच समझकर निर्णय लेते हैं और पिन पॉइंट अटैक करते हैं, और कहाँ से कहाँ परिणाम मिलेगा उनको, वो अपेक्षित परिणाम उनको मिलता भी है। जबकि रशिया के अटैक रैंडम अटैक्स हैं मैक्सिमम, और कोई स्ट्रेटेजी उनके पूरे युद्ध पीरियड में नज़र नहीं आती। मेरे दोस्तों, किसी युद्ध में जीतना केवल उसकी ताकत और उसकी संख्या पर निर्भर ही नहीं, संख्या ताकत के साथ साथ उनकी युद्धिक रणनीति पर निर्भर करता है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि रशिया को ये समझ नहीं आ रहा है कुर्स्क बचाए, डोनेस्क और लुहांस्क में और क्रीमिया में अपना कब्जा जारी रखे। रशिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटे मोटे गुट भी हैं। जो देश बड़ा होता है उसके अंदर बहुत सी विभिन्न तरीके की कल्चर्स और ट्रेडिशंस होती हैं, वो उनको लेकर अलग होने की भी सोच सकते हैं। जब कोई बड़ा राष्ट्र कमज़ोर होता है तो उसमें से छोटे राष्ट्रों का जन्म होता है। मैंने ये बात पहले वीडियो में कही है कि युद्ध हुआ और जिस इसमें युद्ध चल रहा है उसमें नुकसान रशिया का ही हो रहा है और रशिया का ही आगे होगा। अभी कुछ लोग कहते हैं कि रशिया नाटो को डराने के लिए या यूएस को डराने के लिए, उनको डिटरेंट करने के लिए बाल्टिक देशों पर हमला कर देगा। ऐसे एक्सपर्ट किस किस सिद्धांत के ऊपर या किस बेस के ऊपर ऐसा कहते हैं? जो राष्ट्र अपनी खुद की संप्रभुता बचाने के संकट में है, वो देखा जाए तो रशिया इस टाइम एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। यूएस ने पक्का सोच रखा है कि इसको ऑनरेबल एग्जिट देने का ही नहीं है। क्यों नहीं देने का है? क्योंकि रशिया की कमजोरी सामने आ चुकी है। अगर रशिया मजबूत बढ़ता और सवाया दिखता तो ये संभव था, लेकिन कमजोर पक्ष के लिए ये संभव नहीं। मेरा ऐसा मानना है, रशिया किसी भी नेटो देश पर खुद अटैक नहीं करेगा। क्यों करना? उसको अगर अटैक करना भी है तो यूक्रेन को ही कब्जा करेगा ना। उससे यूक्रेन वार नहीं संभल रहा तो फिनलैंड या स्वीडन या दूसरे बाल्टिक देशों पर क्यों आक्रमण करेगा या कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी बात, इस युद्ध के दौरान रशिया अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे देश, उसके ऊपर देश शांत बैठे थे। सभी राष्ट्र ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से रशिया से संभावित युद्ध के बारे में पूरी तैयारी कर रखी है। अब कुछ वार एक्सपर्ट बोलते हैं कि रशिया एक सुपर पावर है और उस पर न्यूक्लियर वेपन की भरमार है, 6000 प्लस है। मेरे प्यारे दोस्तों, रशिया कन्वेंशनल वार को नहीं जीत पा रहा है। क्यों? ये सबको नज़र आता है। किस लिए? उसकी रणनीति नहीं है, प्लानिंग नहीं है, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है इस वक्त। तो मैं नहीं समझता वे न्यूक्लियर वार भी जीत पाएगा। लेकिन एक बात मुझे जो नज़र आ रहा आशंका है वो ये है कि अगर न्यूक्लियर वार हुआ फुल फ्लैश, मैं कोई लिमिटेड न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, अगर फुल फ्लैश दोनों पार्टीज अपने उसमें ओपन हैं, अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो रशिया का रशिया बने रहना बहुत मुश्किल होगा। रशिया की टेरिटरी को ये नाटो देश भेड़े की तरह कब्जाएंगे, और उसी वक्त बॉर्डर स्टेट तो टेरिटरी कब्जाएंगे, और उसी वक्त जो इन नेटो कंट्रीज के
ओपोजिट साइड्स के क्षेत्र हैं, उनके लीडर्स को ये लोग फंड करेंगे और उकसाएंगे, एक्साइट करेंगे कि आप भी रशिया से अलग हो जाओ। इस तरह 1990-91 का दौर रशिया को देखना पड़ सकता है, जो विश्व के लिए ही नहीं, रशिया के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी दुखद होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दशकों से ज़्यादा वक्त तक ये सुपर पावर बन जाएगा और वर्ल्ड एक यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर होने से यूएस की जो गलत नीति भी हैं उनका भी विरोध करने के लिए कोई देश आगे नहीं आएगा, और फिर क्या होगा? यूएस अपनी मोनोपोली पूरे विश्व पर अप्लाई करेगा। मुझे ऐसा लगता है रशिया का निकलना अभी संभव नहीं। जो यूएस और नाटो देश माने बैठे हैं कि उनको एक स्वर्ण मौका मिल गया है, अवसर मिल गया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। अगर इसमें जरा भी रूज हुए तो रशिया सेफ निकल जाएगा, वो निकलने देना नहीं चाहते। रशिया के लिए ये वार एक ब्लैक स्पॉट होती नजर आ रही है। रशिया की अपने खुद की इज्जत पर रोज कोई ना कोई दाग लग रहा है। रशिया इतना बड़ा देश होने के बाद भी कोई भी ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक को फुल प्रूफ नहीं रोक पा रहा है। वो क्या करता है? यूक्रेन अटैक करता है टेरिटरी पर, अगले दिन रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है। मुझे अफसोस है इतने बम्बार्डमेंट के बाद भी रशिया यूक्रेन को घुटनों पर नहीं ला सका। क्यों? क्योंकि उसके बम्बार्डमेंट प्लान्ड नहीं थे, टारगेटेड नहीं थे, स्ट्रेटेजिक नहीं थे। किसी बिल्डिंग पर हमला कर दिया, 4 नंबर की बिल्डिंग गिर गई, रशिया ने अटैक किया, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। जेलेंस्की की संसद आज तक सुरक्षित है। जेलेंस्की देश नहीं छोड़ा। यूक्रेन की आर्मी का और डिफेंस फोर्सेस का मनोबल नहीं टूट सका, और हर दिन एक नया जख्म यूक्रेन रशिया को देता है। रशिया को बहुत घमंड था, मेरे पास इतने वेपन्स हैं, बम्बर्स हैं, फ्लीट है। उनको उनके स्थान पर, उनके पार्किंग प्लेस पर खड़े खड़े यूक्रेन मार रहा है, उड़ नहीं पा रहे वो। कितने एयरबेस, ब्लैक फ्लीट को सेवस्तोपोल से रशिया को हटाना पड़ा सेफ प्लेस के लिए, लेकिन वो वहाँ भी सेफ नहीं है। क्रच ब्रिज एक दिन जरूर गिरेगा। क्रीमिया को लेने का यूक्रेन सोच रहा है, सुनहरा मौका है। यूक्रेन के पीछे सारी नेटो और यूएस फोर्स है, उनकी रणनीतिकार हैं। एक बार फिर साबित कर दिया कि वर्ल्ड पॉलिसी में नेटो और यूएस अभी भी आगे चल रहे हैं। मुझे रशिया के ऊपर अफसोस भी है और मेरी संवेदना भी रशियन पीपल के साथ है। रशिया ने कुछ बड़ा नुकसान किया। एक तो जिनसे युद्ध हुआ वो रशियन ओरिजिन ही है, वो पहले रशिया का ही पार्ट था। यूक्रेन रशिया की बॉर्डर, आपस में रिलेशनशिप है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई ब्रदर है, सिस्टर उधर है, ये वो सब संस्कृति एक ही था। तो रशिया को ये भारी नुकसान हो गया। उनको न जाने कितनी लंबी दुश्मनी में परिवर्तित कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेप ने। दूसरा, उसकी जो छवि थी सुपर पावर यूएस को झटका देने की, वो छवि भी धूमिल हो रही है। जहाँ तक रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का सवाल है, ईरान का एक आने का, तो बेसिकली मैं चाइना की बात करूँगा। चाइना को इस युद्ध से ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर रशिया हारता है, कमज़ोर होता है, तो फिर जो वर्ल्ड को बाई पावर बोलते हैं,
कि एक पोल तो यूएस बेस है, दूसरा पोल रशिया बेस है, वो शिफ्ट होगा और दूसरा पोल चाइना बन जाएगा। तो वर्ड चाइना पोलर और यूएस पोलर मीन्स बाईपोलर हो जाएगा और चाइना एक सेकंड शक्ति बनकर विश्व में उभरेगी। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम हमारे लिए भी, इंडियंस के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना हमसे एनिमिटी रखता है और हमारे बॉर्डर इश्यूज के साथ है, क्योंकि रशिया के साथ हमारा ऐसा नहीं है। रशिया में ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है। एक नुकसान यह होगा, तो चाइना को अगर दूसरी तरफ अगर रशिया मजबूत उभरता है वो यूएस को कमज़ोर करता है, नाटो कमज़ोर करता है, तो चाइना का पॉइंट बनता है कि वो वियतनाम वगैरह जो चाहता अपनी डोमिनेंसी वो कर सकता है। तो चाइना के लिए ये युद्ध कोई चिंता का विषय नहीं है। यूएस कमज़ोर हो चाहे रशिया कमज़ोर हो, उसको दोनों तरह से फायदा है। भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि हम किसी की तरफ से बोलना तो क्या, कोई साइड तो क्या बोल भी नहीं सकते। रशिया हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड्स रहा है सदियों से, और यूएस अब कई मायनों में देखा जाए तो ब्रिटेन के बाद हम यूएस की तरफ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है हमारी। तो हम तो एक सैंडविच्ड कंट्री हो गए हैं, न्यूट्रल कंट्री की तरह हमको बिहेव करना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य से ये स्थिति इजराइल और हमस वार में भी दिख रही है, क्योंकि भारत ने फिलिस्तीन लोगों के लिए भी हमें सपोर्ट किया है। उनका एक राष्ट्र होना चाहिए या फिर उनको एक सम्मानित जगह मिलनी चाहिए विश्व में। और सेम टाइम इजराइल के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं, डिफेंस ट्रीटी हैं, व्यापार में है और सिटीजन कॉन्टैक्ट है। और हम भी इस बात को मानते हैं, भारत भी, कि यहूदी राष्ट्र भी होना चाहिए। उनका भी हक बनता है कि उनको विश्व में एक सम्मानित दर्जा मिले। दोनों केस में संतुलित स्थिति है। दोनों युद्ध की स्थिति में भारत कोई क्लियर स्टैंड लेने में सक्षम नहीं है। हालांकि एक पॉइंट भारत के पक्ष में जाता है कि जो इजराइल की तरफ स्टेटमेंट दे चुका है, क्योंकि जो फिलिस्तीन का जो अटैक था, जो बिहेवियर था 7 अक्टूबर 2023 को, वो एक टेररिस्ट अटैक माना गया था। वो बर्बर टेररिस्ट अटैक ही था। और भारत की नीति है किसी भी आतंकवाद को भारत बढ़ावा नहीं देता, उसका विरोध करता है। एक तो हमारे सिद्धांत के खिलाफ, दूसरा हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। अब सवाल उठता है युद्ध कहाँ तक पहुँचेंगे, दोनों युद्ध कहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान है कि रशिया और यूक्रेन में रशिया फंस चुका है और रशिया की हार लगभग निश्चित है। उसको बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, दिन में दिन मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के हाथ से ये युद्ध निकलता जा रहा है। और हम यह विश्व इस उम्मीद में रहता है कुछ होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ नहीं होगा। कुछ होगा तो ये होगा कि रशिया को मुंह की खानी पड़ेगी। ये दिख रहा है आपको 2.5 साल के युद्ध में, कन्वेंशनल वार में, एज अब यूक्रेन की आ चुकी है। और यूक्रेन धीरे 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 1/3 और you can say 40% ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी को कैपेसिटी कम कर चुका है इस युद्ध में। जहां तक इजराइल और हमस या ईरान के युद्ध की बात है, तो मैं क्या देना चाहता हूं, ईरान की बुद्धिमत्ता इसमें होगी कि वो डायरेक्ट इस युद्ध में भाग ना ले, वो प्रोक्सी के थ्रू इजराइल को नाको चने चुपवाता रहे तो ठीक। अदरवाइज यूएस और इजराइल डिटरमिन्ड हैं कि जहां भी ईरान ने मौका दिया युद्ध का, ईरान को
नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ईरान की परमाणु फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर अरबिक एरिया में यूएस को टिकना है और इजराइल को ज़िंदा रहना है और एक्सपेंड करना है, तो किसी भी उभरती शक्ति को, सैनिक शक्ति को दबाना होगा। और इस वक्त ईरान सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि वो अरब के रीजन में एक सुप्रीम लीडर, एक मिलिटरी पावर बनकर उभरे। इस स्थिति में ईरान बहुत सुंदर मौका इजराइल को और यूएस को दे देगा यदि उसने इस युद्ध में दिमाग से काम नहीं लिया। जैसे कि रशिया ने बहुत सुंदर मौका यूएस को और उसके अलाइज को दे दिया कि वो रशिया को जितना चाहे उतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये दोनों युद्ध खत्म हो जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि वर्ल्ड लीडर्स प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म बनना चाहिए, यूएन को सशक्त करना चाहिए कि जितने भी आर्म ग्रुप्स नॉन स्टेट हैं उन पर पूरी दुनिया में बैन होना चाहिए। क्या हमस, क्या हिजबुल्लाह और हाउती। क्यों? क्योंकि अगर ये बरकरार रहेंगे तो ये उस देश की सरकारों को भी प्रभावित करते हैं और शक्तिशाली इतने हो जाते हैं उस देश के जो नागरिक हैं वो भी उनसे डरते हैं। तो मेरा मानना ये है ये इन सब पे बैन होना चाहिए और यूएस पीस कीपिंग फोर्स इनको सबड्यू करे, इनको न्यूट्रलाइज करें जहाँ जहाँ भी ये हैं, ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस या ऑन द नेम ऑफ रीजन। खत्म होना चाहिए। एज ए राष्ट्र जो डिसीजन लेगी वहाँ की सरकार उसको मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन ये उल्टा हुआ है। तो मेरा कहना ये था ये दोनों युद्ध किस तरफ जा रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, इस तरफ मेरा कुछ विचार थे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।